नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कूलिंग टावर्स के बारे में, कूलिंग टावर्स के बेसिक्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन के लिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, किसी भी केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में कूलिंग टावर, कूलिंग वाटर जो रहता है उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। कूलिंग वाटर जो है वो प्रोसेस हीट एक्सचेंजर्स में यूज़ होता है, जिससे वो प्रोसेस फ्लूइड का हीट ले लेता है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, और उस कूलिंग वाटर का टेम्परेचर वापस नॉर्मल करने के लिए, ताकि वो रीयूज़ किया जा सके, हम लोग कूलिंग टावर यूज़ करते हैं। ये कूलिंग टावर है। इसका बेसिक जो एक कॉन्फ़िगरेशन प्लांट में रहता है, कूलिंग टावर में एक पंप होता है और पंप से कूलिंग वाटर प्रोसेस हीट एक्सचेंजर्स में भेजा जाता है। यहाँ पर कूलिंग वाटर प्रोसेस हीट लेकर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, और ये कूलिंग वाटर को हम लोग वापस कूलिंग टावर में भेज देते हैं ठंडा होने के लिए। अभी ये जो कूलिंग टावर है, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के कूलिंग टावर होते हैं, और मेन दो तरह के कूलिंग टावर होते हैं। एक होता है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, और एक होता है मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट्स में यूज़ होता है। ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ा, आपको रोड से ही दिखाई दे देगा, और इसमें आपको ऊपर से ऐसा वेपर्स निकलते हुए दिखाई देंगे। ये नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। कोई भी कूलिंग टावर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसमें जो पानी है जिसको ठंडा करना है, उसको हम लोग एयर के कांटेक्ट में लेके आते हैं, जिससे एयर कूलिंग वाटर को ठंडा करता है। तो ये नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। इसमें एयर नीचे से एंटर होता है, यहाँ पर पानी स्प्रे करते हैं, पानी और एयर के बीच में कांटेक्ट होता है, और एयर ऊपर निकल जाती है, और ठंडा कूलिंग टावर हमको नीचे से अपने प्रोसेस हीट एक्सचेंजर्स में यूज़ करने के लिए मिल जाता है। तो ये नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। अभी हम आते हैं मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में, जो कि नॉर्मल केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में आगे कैटेगरीज हैं। मैकेनिकल ड्राफ्ट में दो तरह के होते हैं। एक होता है फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, और एक होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। दोस्तों, फोर्स्ड का मतलब ये होता है कि जब हम कोई फ़ैन या ब्लोअर लगाकर एयर उस स्ट्रक्चर के अंदर भेजते हैं, उसको हम फोर्स्ड ड्राफ्ट बोलते हैं। और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट ये होता है कि जब हम किसी स्ट्रक्चर के ऊपर फ़ैन लगाते हैं और वो फ़ैन एयर को अंदर सक करता है उस स्ट्रक्चर से, तो ये फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर हो गया, और ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर हो गया। अभी वो कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल बताता हूँ। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट जैसे कूलिंग टावर है, सपोज ये कूलिंग टावर है, और कूलिंग टावर के ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ है, और हम इसमें जो कूलिंग हॉट वाटर आया है वो हॉट वाटर इस कूलिंग टावर में डाल रहे हैं। ये हॉट वाटर है जिसको हमें ठंडा करना है। अभी जब ये फ़ैन चलता है तो एयर को सक करता है नीचे से। अभी एयर कूलिंग टावर के अंदर ऐसा घुसा, पानी ऊपर से गिर रहा है, पानी और एयर के बीच में कांटेक्ट होगा, एयर फ़ैन के ऊपर से निकल जाएगी, और हमको नीचे ये कोल्ड वाटर मिल जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर की। अब इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में भी दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। एक होता है काउंटर करंट फ्लो, और दूसरा होता है क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर। तो काउंटर करंट इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर एंड क्रॉस फ्लो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि फ़ैन चल रहा है, फ़ैन ऊपर हवा खींच रहा है,
और एयर नीचे से ओपनिंग है, वहाँ से अंदर आ रही है, वो पानी के कांटेक्ट में आ रही है और हीट ट्रांसफ़र होने के बाद ठंडा पानी नीचे रह जाता है और एयर ऊपर निकल जाती है। तो ये काउंटर करंट कूलिंग टावर का एग्जाम्पल है। क्रॉस फ्लो में क्या होता है कि एयर एंट्री के पॉइंट जो होते हैं वो मल्टीपल एयर एंट्री के पॉइंट्स होते हैं। एक जगह से नीचे से ही एयर नहीं आती है, बल्कि मल्टीपल लोकेशन से साइड से एयर एंट्री के जगह होते हैं। तो एयर ऐसा क्रॉस में कांटेक्ट होता है हॉट वाटर के और फिर एयर ऊपर निकल जाता है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर। दोस्तों दूसरा मैंने एक आपको बताया था फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में। तो फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में क्या होता है कि आपका पानी तो ऊपर से आएगा ऐसे ही, ये हॉट वाटर तो ऊपर से ही आएगा, लेकिन नीचे एक ब्लोअर लगा रहेगा और वो ब्लोअर से हम एयर अंदर फोर्स करते हैं। ये एयर बाहर से इनटेक करेगा ब्लोअर और ब्लोअर अंदर एयर को फोर्स करेगा। तो ये फोर्स्ड ड्राफ्ट काउंटर करंट कूलिंग टावर हो गया। तो ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक मैंने आपको बताया नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और दूसरा मैंने आपको बताया मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। मैकेनिकल ड्राफ्ट में दो तरह के आपको बताए, एक फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर और एक इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में मैंने आपको दो तरह के बताए, एक काउंटर करंट इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर और एक क्रॉस फ्लो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। दोस्तों ये तो टाइप ऑफ कूलिंग टावर हो गए। अभी इसके कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो कूलिंग टावर अगर आप एक जैसे ये साइड व्यू देखेंगे, ये कूलिंग टावर है। कूलिंग टावर में इस टाइप का अगर साइड से हम देखेंगे कूलिंग टावर को तो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर एक आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, ये स्ट्रक्चर है कूलिंग टावर का। उसके बाद जो कूलिंग वाटर हॉट वाटर इसमें हम डालते हैं ठंडा करने के लिए, तो ये जो पोर्शन होता है जहाँ पर पानी गिरता है उसको हम बोलते हैं हॉट वाटर डेक। हॉट वाटर डेक। तो ये दोनों साइड में से कूलिंग टावर के होता है हॉट वाटर डेक, हॉट वाटर डेक। और यहाँ पर पानी आने के बाद इसमें नॉजल्स होती हैं बहुत सारी नॉजल्स। एक हॉट वाटर डेक हो गया, दूसरा नॉजल्स हो गया। नॉजल्स से क्या होता है, जो पानी आया हॉट वाटर वो इवनली नीचे डिस्ट्रीब्यूट होता है। नॉजल से कूलिंग टावर के अंदर ये पानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। थर्ड इसमें चीज़ें होती हैं लोअर्स, इस टाइप से ये लोअर्स इनको बोलते हैं। लोअर्स होते हैं। लोअर्स क्या होता है कि पानी इसके ऊपर गिरेगा, लोअर्स के ऊपर, फिर वापस ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर पानी इस पर गिरेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऐसे पूरे कूलिंग टावर में उसको एक रेजिडेंस टाइम मिलता है। दूसरा है इसके अंदर फिल्स होती है। फिल्स क्या होता है कि इसमें पीवीसी या ऐसे स्ट्रक्चर फिल्स इंस्टॉल करते हैं। फिल्स का काम क्या होता है कि जो इफ़ेक्टिव सरफेस एरिया है पानी का एयर के कांटेक्ट में आने के लिए, वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है, तो कूलिंग टावर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। अभी यहाँ पर ये सब ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से एयर इसके अंदर आ सकता है। ये मैं एक क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर एयर और पानी का कांटेक्ट भी इसी फिल्स के ऊपर होता है। अभी यहाँ पर दोस्तों एक फ़ैन लगा रहता है कूलिंग टावर के ऊपर ही, क्योंकि हम इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर बना रहे हैं। तो इसमें एक फ़ैन होगा, फ़ैन के साथ एक गियर बॉक्स रहेगा और गियर बॉक्स के साथ एक मोटर रहेगी, क्योंकि मोटर फ़ैन को घुमाने के काम में आएगी। तो फ़ैन, गियर बॉक्स और मोटर। जो फ़ैन होता है, फ़ैन के ऊपर नॉर्मली 4 ब्लेड्स होते हैं। इस टाइप का फ़ैन होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फ़ैन। इसके ऊपर 4 ब्लेड्स होते हैं और एक एयर को सक करता है अंदर। तो यहाँ पर एयर पानी के कांटेक्ट में आके ऊपर की तरफ जाएगी और फाइनली ऊपर हवा में ऐसा निकल जाएगी। दोस्तों ये जो पानी जब नीचे आ जाता है, एयर के साथ कांटेक्ट होकर ठंडा होता है, तो पानी नीचे आके कलेक्ट होता है।
इसको हम बोलते हैं कोल्ड वाटर बेसिन, जहाँ से पानी को हम आगे अपने प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मैंने एक कूलिंग टावर बनाया है, ये इसको एक कूलिंग टावर का एक सेल बोलते हैं। जब एप्लीकेशन ज़्यादा बड़ी होती है कि हमको बहुत सारा कूलिंग वाटर जब यूज़ करना होता है किसी बड़ी इंडस्ट्री में, तो एक सेल से काम नहीं चलता है, तो हमको बहुत सारे सेल्स साथ में कनेक्ट करने पड़ते हैं। जैसे आपको साइड व्यू बताऊं तो सपोज ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सेल्स को हमने कंबाइन किया, जैसा एक मैंने सेल बनाया था। सबके ऊपर फैन होंगे, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, एयर इनटेक होगा, यहाँ पर वैसे लोवर्स लगे रहेंगे, फैन ऊपर को एयर फेंकेगा, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऐसा सभी में, हॉट वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नोजल्स के थ्रू पानी नीचे गिरेगा और नीचे हमारा सभी के इंडिविजुअल बेसिन्स होंगे। बेसिन्स में कोल्ड वाटर कलेक्ट हो जाएगा। अभी ये कोल्ड वाटर को हम एक कॉमन सम्प के साथ कनेक्ट करते हैं। बड़ा एक सम्प रहता है जिसमें ये पूरा कूलिंग वाटर या कोल्ड वाटर आके इकट्ठा होता है, और वो सम्प से हम लोग डिफरेंट 2 3 4 या जितने भी रिक्वायरमेंट रहता है वो प्रोसेस के पंप्स को लगाते हैं, और वो पंप्स से एक कॉमन हेडर में जाके ये कूलिंग वाटर सप्लाई हम लोग प्रोसेस हीट एक्सचेंजर्स में देते हैं। जब वो रिटर्न आता है तो ये हॉट वाटर की तरह उसको ठंडा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये कूलिंग वाटर रिटर्न हो गया। तो दोस्तों ये मोटा मोटा कूलिंग टावर के बारे में मैंने बताया, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताया, सेल्स का कॉन्सेप्ट बताया, और बहुत सारे सेल्स को इकट्ठा करके हम लोग एक बड़ा कूलिंग टावर बना सकते हैं। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे कूलिंग टावर में जो यूज़ होती हैं, कूलिंग टावर की परफॉर्मेंस को समझने के लिए। तो सबसे पहले हमको कोई भी कूलिंग टावर का वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। तो वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर, तो वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो मिनिमम टेम्परेचर है जो एयर अचीव कर सकती है बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कोई भी कूलिंग टावर की परफॉर्मेंस को वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर से नीचे कूलिंग वाटर को हम लोग कूल नहीं कर सकते, और वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे और टेम्परेचर पे। तो एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है और एम्बिएंट ह्यूमिडिटी कितनी है उसके ऊपर वेट बल्ब टेम्परेचर डिपेंड करेगा। सपोज ह्यूमिडिटी हाई है तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी हाई होगा। तो जब हाई ह्यूमिडिटी वाले डेज होते हैं तो कूलिंग वाटर का टेम्परेचर हम लोग बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कूलिंग टावर की परफॉर्मेंस कैसे पता की जाती है। तो सपोज ये हॉट वाटर का टेम्परेचर है, हॉट वाटर का टेम्परेचर है, और कूलिंग टावर में जाने के बाद ये कोल्ड वाटर का टेम्परेचर है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है हॉट वाटर टेम्परेचर और कोल्ड वाटर का टेम्परेचर, उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो कूलिंग टावर का ये रेंज है। सपोज हॉट वाटर टेम्परेचर 50 डिग्री है एंड कोल्ड वाटर टेम्परेचर 35 डिग्री है, तो इसका रेंज कितना हो गया 15 डिग्री। 15 डिग्री इसका रेंज हो गया। एक दूसरा पैरामीटर होता है वो है वेट बल्ब टेम्परेचर। सपोज ये है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर थ्योरेटिकली हम लोग पानी को ठंडा कर सकते हैं। थ्योरेटिकली, एक्चुअली प्रैक्टिकली वेट बल्ब टेम्परेचर तक नहीं ठंडा कर सकते बिकॉज बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो वेट बल्ब टेम्परेचर कोल्ड वाटर का आउटलेट एंड
वेट बल्ब टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं अप्रोच। तो दोस्तों अगर कूलिंग वाटर रिटर्न टेम्परेचर जो है वो वेट बल्ब टेम्परेचर के जस्ट इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स अप्रोच जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ये थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो कूलिंग वाटर का रिटर्न टेम्परेचर जो है वो वेट बल्ब टेम्परेचर से हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। तो अप्रोच जो रहती है हमारी वो 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहती है नॉर्मली आइडियल कंडीशंस में। तो अगर हमको कूलिंग टावर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, इफ़ेक्टिवनेस कैलकुलेट करनी है, तो इफ़ेक्टिवनेस इसका एक फॉर्मूला होता है, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ कूलिंग टावर, दिस इज इक्वल टू रेंज ऑफ कूलिंग टावर डिवाइडेड बाय रेंज प्लस अप्रोच। तो अगर मेरा आउटलेट टेम्परेचर कूलिंग वाटर का आउटलेट टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा तो वो 100% इफेक्टिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम लोग कूलिंग टावर की इफ़ेक्टिवनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी टर्म जो कैलकुलेशंस में यूज़ होती है कूलिंग टावर में वो है कूलिंग कैपेसिटी। तो कूलिंग कैपेसिटी जो है वो जिसको हम Q से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है किलो कैलोरी पर आवर। तो कूलिंग कैपेसिटी ऑफ कूलिंग टावर इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग वाटर मल्टीप्लाई बाय हीट कैपेसिटी ऑफ कूलिंग वाटर मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर, कूलिंग वाटर सप्लाई टेम्परेचर माइनस कूलिंग वाटर रिटर्न टेम्परेचर। तो ये टर्म जो होती है वो उसको बोलते हैं हम लोग कूलिंग कैपेसिटी के बारे में। और तीसरी चीज़ होती है इवेपोरेशन लॉसेस। तो दोस्तों जैसे कूलिंग टावर जब काम करता है, जब फ़ैन चलता है और फ़ैन हवा को बाहर फेंकता है तो साथ में उसके साथ कुछ वाटर वेपर्स भी निकलते हैं जो कि पानी का लॉस होता है, उसको इवेपोरेशन लॉसेस बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है 0.00085 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग वाटर मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये जितना पानी सर्कुलेट हो रहा है कूलिंग टावर में वो मीटर क्यूब पर आवर में होगा, मल्टीप्लाई बाय एक फैक्टर है 0.00085 और टेम्परेचर डिफरेंस, कूलिंग वाटर सप्लाई माइनस कूलिंग वाटर रिटर्न। ये एक्सप्रेशन जो है वो हमको इवेपोरेशन रेट देता है। ये इक्वेशन मैंने पेरिस केमिकल इंजीनियर्स हैंडबुक में से लिया है। तो ये एक टर्म है जो आपको याद रखना चाहिए इवेपोरेशन लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए। कूलिंग टावर की परफॉर्मेंस के लिए नेक्स्ट एक टर्म होती है COC, जिसको हम लोग, इसका फुल फॉर्म है साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो COC कैसे कैलकुलेट करते हैं कि डिजॉल्व सॉलिड्स इन सर्कुलेटिंग वाटर, जो पानी सर्कुलेट कर रहा है कूलिंग टावर में उसमें कितने डिजॉल्व सॉलिड्स हैं डिवाइडेड बाय डिजॉल्व्ड सॉलिड्स इन मेकअप वाटर। दोस्तों अभी ये मेकअप वाटर एक नई टर्म आई है इसमें। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कूलिंग टावर में ऐसा, ये कूलिंग टावर है, इसमें फ़ैन रहेगा, फ़ैन चलेगा तो ऊपर से एयर निकलेगा जो पानी को लेके लॉसेस भी होते हैं। ये हॉट वाटर आया हमारा, ये कोल्ड वाटर जा रहा है सिस्टम में। तो ये जो लॉसेस होते हैं एयर के साथ जो वाटर वेपर्स जाती हैं उस लॉसेस को मेकअप करने के लिए हम लोग इसमें मेकअप वाटर डालते हैं, मेकअप वाटर कूलिंग टावर में डालते हैं। उससे जो लॉसेस होते हैं वो मेकअप हो जाते हैं। तो कूलिंग वाटर का टोटल सर्कुलेशन रेट जो है या लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। तो ये साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि कितने डिजॉल्व सॉलिड्स हैं मेरे सर्कुलेटिंग वाटर में और उसके डिवाइडेड बाय मेरा मेकअप वाटर में कितना डिजॉल्व सॉलिड्स हैं। अगर मैं सर्कुलेट करता ही रहूँगा कूलिंग वाटर को और इसमें डिजॉल्व सॉलिड्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता जाऊँगा तो साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी मेरा बढ़ता जाएगा। तो लेकिन साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन
हमेशा सभी जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं कूलिंग टावर के, उनका एक टारगेट रहता है कि मैक्सिमम साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अचीव की जाए। तो उससे क्या होगा, हमारा वाटर लॉसेस कम होंगे। लेकिन साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से एक नुकसान ये होता है कि आपका उसमें सॉलिड्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे सर्कुलेटिंग वाटर में कि वो जब हीट एक्सचेंजर्स में जाएंगे तो उसकी ट्यूब्स पे फॉलिंग कर देंगे और हीट एक्सचेंज का रेट कम हो जाएगा। तो साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है कि सपोज मेरा साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जब मेरा कूलिंग टावर है, ये कूलिंग टावर है, इसमें ये यहाँ से पानी आ रहा है, इधर से एयर आ रहा है, ये फ़ैन है, यहाँ से एयर के साथ पानी भी लॉस हो रहा है और साथ में मैं मेकअप वाटर डाल रहा हूँ। जब मेरा साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स पानी में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा बेसिन है यहाँ से मैं थोड़ा पानी बाहर निकाल दूँगा, उसको ब्लो डाउन बोलते हैं। इसको ट्रीटमेंट के लिए ईटीपी में भी भेजते हैं या लोकली डिस्कार्ड कर रहा हूँ, जैसे भी ट्रीटमेंट का जो भी मेथड है प्लांट में उसके हिसाब से। तो कुछ पानी मैं सिस्टम में से बाहर निकाल देता हूँ, जिससे अंदर सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। तो ये ब्लो डाउन कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ब्लो डाउन इज इक्वल टू इवेपोरेशन लॉसेस, वो जो मैंने आपको पहले एक एक्सप्रेशन बताया था पेरिस केमिकल इंजीनियरिंग हैंडबुक से, 0.00085 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस। तो इवेपोरेशन लॉसेस डिवाइडेड बाय साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन -1, ये एक एक्सप्रेशन है जिससे हम लोग ब्लो डाउन का रेट कैलकुलेट करते हैं कि कितना ब्लो डाउन मेरे को देना है। मेरा एक COC फिक्स है, इवेपोरेशन रेट मैं निकाल सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो इस एक्सप्रेशन से मेरे को ब्लो डाउन का रेट पता चलेगा। एक दूसरा एक्सप्रेशन यूज़ होता है कूलिंग टावर के डिज़ाइन में, जिसको हम लोग बोलते हैं L/G रेशियो। ये क्या होता है, ये रेशियो है टोटल वाटर सर्कुलेशन रेट का मास फ्लो ऑफ वाटर, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट ऑफ एयर। ये जो पैरामीटर है ये भी कूलिंग टावर के डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। दोस्तों अभी इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कूलिंग टावर की एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले कोई भी कूलिंग टावर के ऑपरेटर जो रहता है उसका टारगेट रहता है COC को इंक्रीज़ करना। इंक्रीज़ करेंगे COC तो उससे क्या होगा, मेरा मेकअप कम होगा, मेकअप वाटर कम होगा। लेकिन मेकअप वाटर कम करके COC बढ़ाने से क्या होता है, डिजॉल्व सॉलिड्स बढ़ जाते हैं। डिजॉल्व सॉलिड बढ़ जाने से मेरा क्या होगा कि मैं उसको एक पर्टिकुलर जगह पे कंट्रोल करूँगा, तो मैं ब्लो डाउन करूँगा, मतलब पानी को रिजेक्ट करूँगा, तो ब्लो डाउन मेरा इंक्रीज होगा। तो हमारा सबसे पहला एक टारगेट रहता है कि COC को ऑप्टिमाइज़ करना है। मुझे COC ऐसा मेंटेन करना है कि मेरे हीट एक्सचेंजर्स में फाउलिंग भी ना हो और मेरा मेकअप वाटर का रेट जो है वो भी मिनिमम हो, और ब्लो डाउन भी मेरा मिनिमम होना चाहिए। ये भी मेरा मिनिमम होना चाहिए, ये भी मिनिमम होना चाहिए। डिजॉल्व सॉलिड्स इतने होने चाहिए कि मेरा हीट एक्सचेंजर में फाउलिंग नहीं होना चाहिए। तो वो COC मेरे को मेंटेन करना है। उसके लिए बहुत सारे कूलिंग टावर के ऑपरेटर्स क्या करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप के केमिकल्स ऐड किए जाते हैं कूलिंग टावर में, कूलिंग वाटर में, जिससे मेरा एक ऑप्टिमम COC लेवल में अचीव कर पाता हूँ। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं COC को ऑप्टिमाइज़ करूँ। दूसरा तरीका है कूलिंग टावर को ऑप्टिमाइज़ करने का कि सपोज़ कोई भी कूलिंग टावर है, उसमें एक फ़ैन लगा हुआ है, एक पानी आ रहा है हॉट वाटर और एयर आ रहा है। तो मेरे को अगर मैं अपने प्रोसेस में ऐसे मॉडिफिकेशन करता रहूँ कि मेरा हॉट वाटर जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका जो डिज़ाइन मास फ्लो था उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो कूलिंग टावर जो है उसका फ़ैन तो वही है, एम्बियंट कंडीशंस भी वही जो हमने डिज़ाइन में ली थी वही है, साइक्लिक जो सीज़न के साथ चेंज होती है वो अलग बात है, लेकिन डिज़ाइन कंडीशन वही है, और हॉट वाटर का फ्लो रेट बढ़ रहा है। तो मेरा जो आउटलेट पानी रहेगा, आउटलेट कूलिंग वाटर रहेगा, उसका टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ जाएगा। अभी ये टेम्परेचर को मेरे को वही पहले वाले लेवल पे रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो मेरे को एयर फ्लो का रेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा।
क्योंकि पानी तो अभी कम नहीं कर सकता, मैंने प्रोसेस में ऑलरेडी मॉडिफिकेशन कर दिया है, कूलिंग वाटर का फ्लो रेट बढ़ा दिया है। तो अब एक ही मेरे पास चारा बचता है कि मैं एयर फ्लो का रेट बढ़ा दूँ। तो एयर फ्लो का रेट बढ़ाने के लिए क्या मेथड रहता है कि जो फ़ैन होता है, ये जो कूलिंग टावर का फ़ैन है जिस पर मैंने बताया था कि 4 ब्लेड्स लगे रहते हैं, वो ब्लेड्स का एंगल आप एडजस्ट कर सकते हो। ब्लेड एंगल एडजस्ट करने से एयर फ्लो बढ़ता है। एक तो एंगल एडजस्ट कर सकते हैं, दूसरा बहुत सारे बार वेंडर हमको मोर नंबर ऑफ ब्लेड्स वाला फ़ैन भी ऑफर करते हैं कि सपोज़ 4 ब्लेड्स की जगह पे 6 ब्लेड्स वाला फ़ैन भी लगा सकते हैं, 6 ब्लेड्स वाला फ़ैन लगा सकते हैं, 6 ब्लेड्स या फिर 8 ब्लेड्स का भी फ़ैन ऑफर होता है। तो ये जो भी आपके सिस्टम में वो बेस्ट फिट होता है उस टाइप का फ़ैन लगा के आप एयर फ्लो का रेट बढ़ा सकते हैं। थर्ड जो ऑप्टिमाइजेशन का तरीका है कूलिंग टावर में, वो है कि कूलिंग टावर का रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये हॉट डेक है, ये फ़ैन वाला डेक हो गया। हॉट डेक के ऊपर पानी ऐसे आएगा, ये कूलिंग टावर का ये सिस्टम हो गया, यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है। यहाँ पर हॉट डेक के ऊपर नॉजल्स होती है। तो ये नॉजल्स जो हैं इनका वर्किंग हमको हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि ये प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, नॉजल्स क्लीन है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम अच्छा है जो कूलिंग टावर में हो रहा है, कहीं पे शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है। अंदर जो फिल्स हैं, फिल्स डैमेज नहीं है, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए ताकि सरफेस एरिया एयर के कांटेक्ट में आने के लिए अच्छा मिले। देन जो लोअर्स लगे अंदर पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो लोअर्स जो है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें को अगर हम ध्यान रखेंगे, रेगुलर मेंटेनेंस करेंगे कूलिंग टावर का, फ़ैन का रेगुलर मेंटेनेंस करेंगे, ब्लेड एंगल एकदम ठीक रखेंगे, ऑप्टिमाइज रखेंगे, नंबर ऑफ़ ब्लेड्स को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तो हम एक कूलिंग टावर को बहुत ही एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देने का पूरी ट्राई करूँगा।